अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़े। बेटा हमारी आज की ये क्लास फास्ट यूनिवर्सिटी के 13 जुलाई 14 जुलाई वाले दिन जो पेपर्स कंडक्ट हुए हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट 18 जुलाई तक पूरी आबोताब के साथ अपने तमाम कैंपसेस के अंदर जारी रहेगा, जहाँ पे मुल्तान चिन्योटी कैंपस हो, चाहे वो कराची कैंपस हो, चाहे वो फैसलाबाद कैंपस हो, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलरली इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या पेशावर हो। तो भाई हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आए, देखो अगर मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने फास्ट यूनिवर्सिटी की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, फास्ट यूनिवर्सिटी के 2024 के डे बाय डे के लेक्चर्स को लिया हुआ है, यानी कि फास्ट यूनिवर्सिटी का 2024 का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इसके अलावा 2025 के अंदर जब 7 जुलाई को पहला दिन था, मैंने 2 लेक्चर्स डाले थे, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को। तो अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, यानी कि जो मैंने डेली बेसिस के वाले भी डाले हुए हैं, तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे अपने फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि भाई काफी हद तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दैट वाज द रीजन कि मैंने कल भी वीडियो डिजाइन नहीं करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस का मैं आइडिया नहीं होता, स्टार्टिंग के डेज के अंदर मैं डेली बेसिस पे डाल रहा था, और अब फाइनली हमारे पास चूंकि क्वेश्चंस का आइडिया है कि काफी हद तक वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर आ रहे थे, या फिर वो क्वेश्चंस जो कि मैंने मैराथन्स के अंदर कवर अप करवाए थे। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, उनको आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर एसए के पोर्शन की हम बात करें, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एसए का जो पेपर के अंदर आपके पास एसए आया, दैट वाज द मोस्ट कंसिडरेबल सक्सेस ऑफ माय लाइफ। ये एक नया टॉपिक आया भाई, तो भाई जो पुराने टॉपिक्स थे वो भी रिपीट हो रहे हैं, मगर आज जो एक टॉपिक बच्चे ने मुझे शेयर किया, दैट वाज द मोस्ट कंसिडरेबल सक्सेस ऑफ माय लाइफ। अच्छा एक चीज मैं डिफाइन कर देता हूं, कुछ बच्चे बार बार कहते हैं सर ये मैनेजमेंट वालों का पेपर है, बिजनेस वालों का है, या इंजीनियरिंग वालों का है। तो भाई मेरे पास हर तरह का बच्चा पढ़ रहा होता है, इंजीनियरिंग का बच्चा भी पढ़ता है, बिजनेस का बच्चा भी पढ़ रहा होता है। तो भाई कंबाइंड पेपर होता है। कंबाइंड पेपर का मतलब ये कि मैं सारे पेपर्स को एक साथ गैदर करके जब वीडियो बना रहा होता हूं, तो उसमें बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, एडवांस मैथ्स के भी मिलेंगे। सही है। अच्छा भाई पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें एग्जामिनर कहता है कि सर क्वेश्चन पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो बताइए रेडियस इसके बराबर है। अब यार देखो ये क्वेश्चन तो आप लोगों खुद से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास आर की वैल्यू आपको बतानी है, आपको बेसिकली आर की वैल्यू बतानी है, आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो वी नो दिस थिंग कि आर की वैल्यू कैसे निकालोगे। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। आर निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर हाशिम की शॉर्टकट अप्लाई करो। सर हाशिम की एक बेहतरीन शॉर्टकट है कि जो भी एक्स और वाई कोफिशिएंट आ रहा है, इनको डायरेक्टली आपने क्या करवाना है, नेगेटिव के 2 के ऊपर डिवाइड करवा दो। डायरेक्टली नेगेटिव के 2 के ऊपर इनको आप डिवाइड करवा दो। जब नेगेटिव के 2 के ऊपर इनको डिवाइड करवाओगे तो आपके पास नेगेटिव जी नेगेटिव एफ यानी कि सर्कल का सेंटर आ गया। उसी को आप रेडियस के फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकते हो, कि वहां पे जी स्क्वायर एफ स्क्वायर होता है, तो आप रेडियस के फॉर्मूले में वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। अच्छा इस सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट कोई भी नहीं है, तो सी की जगह पे 0 आ जाएगा। 9 प्लस का 16 25 रूट 25 बराबर होता है 5 के। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर हाशिम ने आपको करवाया था। भाई सर हाशिम की बात ही अलग है। देखो तभी आपको बता रहा था मैं, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, 1 प्लस का 3/4, 1 प्लस का 3/x होल पावर में x आ रहा है। तो एग्जामिनर इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करो। अब देखो इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है कि अगर मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग कि क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x होल पावर में x आ रहा है, तो ये लिमिट के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होना चाहिए। सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल अगर पावर पे होगा तो आंसर होता है नेचुरल एक्सपोनेंट e के बराबर। तो जरा चेक कर लेते हैं इसको बेटा। देखो भाई सेकंड टर्म को मुझे सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर पावर में चाहिए, तो सेकंड टर्म में आ रहा है 3/x, तो मुझे बाहर भी क्या चाहिए होगा, 3/x चाहिए होगा। अभी बाहर तो 3 मौजूद ही नहीं है, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 से डिवाइड करवा दो। इससे फायदा क्या होगा, सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल आ गया। सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास, सेकंड टर्म थी 3/x, उसका रेसिप्रोकल x/3 फॉर्म हो गया। तो इस पूरी टर्म की जगह पे e आ जाएगा, पावर में 3 का 3 एज इट इज, पावर में 3 का 3 एज इट इज। क्या मुश्किल बात है, कौन कहता है मुश्किल है यार। सही है भाई, सेम गोस फॉर। अच्छा भाई नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और आगे आ रहा है 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर। मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी एक शॉर्टकट बताई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, कभी भी अगर लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर और आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा हो रैशनलाइज फंक्शन का आ रहा है, तो आपने कंप्लीट क्वेश्चन में से देखना है हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपका हाईएस्ट पावर वेरिएबल है एक्स की पावर 4 का।
सही है ना, कौन सा, x की पावर 4 का। तो फिर आप क्या करोगे, ऊपर से भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखोगे, नीचे से भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखोगे। ऊपर तो x की पावर 4 मौजूद ही नहीं है तो ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे x की पावर 4 का कोफिशिएंट मौजूद है 4 के बराबर। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 4 के बराबर, तो जाहिर सी बात है आंसर हो गया 0 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0 के बराबर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा बताइए। तो भाई टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, पाई के बराबर, साइन और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है n परमुटेशन o अगर बराबर आ जाए n कॉम्बिनेशन 1 के, तो बताइए n किसके बराबर है। तो भाई अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि n परमुटेशन 0 बराबर है n कॉम्बिनेशन 1 के, तो n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। भाई याद रखिएगा n परमुटेशन 0 किसके बराबर होता है, n परमुटेशन 0 बराबर होता है हमारे पास 1 के, जबकि n कॉम्बिनेशन 1 बराबर होता है किसके, n के। तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर कुछ ट्रिक्स बताई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या थी कि कभी भी अगर मेरे पास आ जाए ना n परमुटेशन 0, तो n परमुटेशन 0 के मायने क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर। कभी भी अगर आपके पास n परमुटेशन n आ जाए तो ये बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल के। और अगर कभी भी आपके पास n परमुटेशन 1 आ जाए तो ये बराबर होता है n के। ऑन दी अदर हैंड अगर कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास n कॉम्बिनेशन 0 आ जाए तो n कॉम्बिनेशन 0 को हम किसके बराबर क्लासिफाई करेंगे, हम n कॉम्बिनेशन 0 के बारे में क्या बोलेंगे कि भाई n कॉम्बिनेशन 0 बराबर है 1 के, जबकि अगर कभी भी n कॉम्बिनेशन 1 आ जाए तो ये बराबर होगा किसके, n के। और अगर कभी भी n कॉम्बिनेशन n आ जाए तो ये बराबर होगा किसके, 1 के। तो ये आपको बेसिक कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए लाजमी तौर के ऊपर, ये चंद बुनियादी बातें जिनका हमें बड़ा ख्याल रखना होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर A यूनियन B बराबर है A के, तो बताइए सबसेट के रिगार्डिंग था, पावर सेट ऑफ 1 क्या होगा, ये क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x प्लस सी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। I डॉट जे इक्वल टू के डॉट जे, तो बताइए आपके पास क्या आंसर होगा अगर दोनों बराबर हैं। जाहिर सी बात है सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 1 होता है, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। इफ वेक्टर इज कॉलिनियर एंड पैरेलल, तो बताइए कौन सी कंडीशन होगी, a इज इक्वल टू के बी वाली कंडीशन होती है। अगर वेक्टर क्या आ रहा है, कॉलिनियर आ रहा है, तो फिर बताइए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। डिपेंड करते हैं ऑप्शंस क्या क्या आ रहे थे, पर ये क्वेश्चन अगेन मैराथन से लिया गया है। व्हाट इज द सीरीज ऑफ अ जीपी, तो आपको जीपी की एक सीरीज कैलकुलेट करनी थी, कोई मसले की बात नहीं है। टेंजेंट बीटा बाय 2 का फॉर्मूला पूछा हुआ था, दुआएं देना बेटा, मैंने तमाम चीजें आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ाई भी थी। इसके अलावा एक फंक्शन था और एग्जामिनर कह रहा था x की वैल्यू -1 से लेके 1 के दरमियान है, ओके, और y की वैल्यू बराबर है -3 से लेके +3 के दरमियान। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी। एक ऑप्शन -1,1, -3,3, नहीं, x की वैल्यू देखो डिफाइंड की जा रही है -1 से लेके +1, सही है, और -1 और +1 भी काउंट हो रहा है। जबकि y के लिए एग्जामिनर क्या कह रहा है कि y की वैल्यू है -3 से बड़ी मगर +3 से छोटी। तो आपका आंसर फिर ऑप्शन सी या डी होगा कि भाई -1 से लेके 1 तक x के लिए आ गया, फिर यूनियन के बाद मेरे पास -3 से लेके 3 तक, मगर यहाँ पे सिंबल फिर ये वाला होना चाहिए था क्योंकि -3 और प्लस का 3 काउंट नहीं हो रहा, जबकि आपका -1 और प्लस का 1 काउंट हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बच्चे ने गलत लिखे हुए हैं। द सर्कल ऑफ द रेडियस 9 सेंटीमीटर एंगल 180। अब देखो ये वाली जो चीजें होती हैं बड़ी मजे की होती हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं सर्कल का रेडियस अगर आपके पास आ रहा है 9 सेंटीमीटर के बराबर, सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर का आपको रेडियस गिवन है बेटा। और देखो हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा आपको गिवन है 180। 180 का मतलब क्या होता है, 180 का मतलब होता है पाई, सही है ना। और आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना यार। द सर्कल रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। सिंपल अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालना है तो सर्कमफेरेंस का तो तरीकेकार बहुत सिंपल है, सिंपल 2πr के बराबर डाल के निकाल लोगे। तो भाई इसके अंदर तो आपको एंगल की नीड ही नहीं है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 300 वाला रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। टेंजेंट 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन अब बिल्कुल नस का इन्होंने छापा हुआ भाई, नस के अंदर इस तरह के आजकल क्वेश्चन आ रहे थे। टेंजेंट 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा। टेंजेंट 1/x का दुनिया के अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर के बराबर, सही है। और जो भी आपका एंगल आ रहा होता है वो एंगल आप ऑलरेडी लिखोगे, फिर आगे जाके एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का 1/x स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए भाई, तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। अब बच्चे ने जो ऑप्शन किया हुआ है वो आपके पास किया हुआ है इसने इनवर्स का, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे इनवर्स का क्वेश्चन था माशाल्लाह से, तो बच्चे ने इनवर्स गायब किया हुआ है। तो अगर इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो भाई फिर और भी आसान है।
टेंजेंट इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन मेरा 1/x आ रहा है तो इसका स्क्वायर कंसीडर करोगे, फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके फाइनली 1/x का डेरिवेटिव लोगे, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 1/x स्क्वायर, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के बराबर। सही है, अब आप इसको बेशक सिंप्लीफाई करवाना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करवा लो, तो नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे आ गया x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 1/x स्क्वायर का नेगेटिव का 1/x स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओ, नीचे वाला x स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म के ऊपर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू नेगेटिव का 1/x स्क्वायर का x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो नेगेटिव का 1/x स्क्वायर प्लस 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बड़ा इजी आ रहा था कि भाई बच्चा कह रहा है सर कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, कुछ इस तरह के लिए हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तो ये कह रहे हैं एक आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था और एक रॉ मैट्रिक्स था, तो आपको पता नहीं मल्टीप्लाई करना था क्या करना था। हमेशा याद रखिएगा दुनिया का असूल है, दुनिया के अंदर कभी भी अगर हमारे पास कोई कॉलम और रॉ मैट्रिक्स अगर मुझे मल्टीप्लाई करने हैं, कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए, बेसिक सा असूल होता है। आप इस पैटर्न के ऊपर हमेशा हर मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक और बच्चे का जो पेपर आ रहा है, इसमें बच्चा फरमाता है साइन 300 डिग्री अगेन, इसके अलावा इसने सिनोनिम्स कुछ बताए भी हैं, ग्रीनलैंड और प्लांट, ये तो मुझे एनालॉजी लग रही है। व्रेथ का सिनोनियम पूछा हुआ था, करेक्ट सेंटेंस था यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, और आपके पास आगे क्वेश्चन मार्क। हिंडर का एंटोनियम पूछा हुआ था, अली इज इनडिफरेंट ऑफ हिज प्रेयर, करेक्ट प्रोपोजिशन पूछा हुआ था, प्रपोजिशन। द 4 टाइप्स ऑफ एप्स, गिबन्स इज स्मॉलेस्ट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। प्रॉस्परस का एंटोनियम था he is taller than I am, he is tallest than I am, he is more taller than I am, he is most tallest than I am, which is correct। इसके अलावा IQ के अंदर इस तरह की बेसिक सीक्वेंस आपके पास फिगर से क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये 2024 की मैराथन के अंदर मैंने आपको कवर करवाया था कि 2024 की मैराथन के अंदर ये IQ का एक क्वेश्चन था, ये वहीं से रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली, बच्चे के पास ये पेपर पूछा के अंदर क्वेश्चन आया। एक और बच्चे ने अपना कंप्लीट पेपर का कोई ऐसे टाइप चीज शेयर अप करी हुई है कि सर मेरे ऐसे के अंदर पैसेज आया हुआ था, टेस्टिफाइंग बिफोर द सेनेट कमेटी इन्वेस्टिगेटिंग चार्जेस एट सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स एट मल्टीपल निकोटीन लेवल्स इन सिगरेट इन ऑर्डर टू एडिट द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट। माशाल्लाह से पूरा पैसेज ही लिख दिया है। The primary reason they gave the support of this claim was the cigarette smoking was not regulated by the Federal Drug Administration। और आगे उसने बाकायदा उसके सारे के सारे ऑप्शंस भी मार्क करके आपको दिए हुए। आगे इस बच्चे ने अपने तमाम के तमाम ऑप्शंस को भी मार्क करके दिया हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलरली ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन था। अच्छा, एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर आयोटा क्रॉस प्रोडक्ट आयोटा पूछा हुआ था, तो सिंपल जीरो के बराबर होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जीरो देते हैं, अनसिमिलर आपको तीसरा वाला कंपोनेंट दे देते हैं। सिमिलरली एक और बच्चे ने भेजा सर आई क्रॉस प्रोडक्ट जे, जे क्रॉस प्रोडक्ट के, फिर के क्रॉस प्रोडक्ट आई किसके बराबर होगा। एग्जामिनर आपसे ये वाली चीज पूछना चाह रहा है। तो भाई देखो हमें पता है कि आई क्रॉस प्रोडक्ट जे क्या होगा, आप हमेशा आई से जे पे जाते हो, जे से के पे जाते हो, सही है ना। तो अगर आप आई से जे पे जा रहे हो यहाँ पे के आएगा, अगर आप जे से के पे जा रहे हो यहाँ पे आई आएगा, और अगर आप के से आई पे जा रहे हो तो के से आई पे जा रहे हो तो जे आएगा। बीच में इक्वल टू का साइन है, डॉट का साइन है, डिपेंड करता है भाई, तो उसका फिर आंसर आपको देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर अप किया कि सर क्वेश्चन आया हुआ था log बेस 2x प्लस का log बेस 2 फंक्शन आ रहा है x माइनस 2 का। देखो हमें बात मालूम है दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास log की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम के अंदर हमारे पास एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि भाई देखो कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास दो टर्म्स क्या हो रही हो मल्टीप्लाई और उनसे पहले log साहब तशरीफ ले आए, तो log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाता है किसका, पॉजिटिव का। तो ये क्वेश्चन जो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया आज, कैसे सॉल्व करोगे, सेम पैटर्न पे करोगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से आप log बेस 2 को एक दफा लिखोगे और ये दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स माइनस का 2 ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इक्वल टू के बाद 3 का 3 है। तो भाई हमें अब पता है एक और प्रॉपर्टी लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो भी बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है कि भाई मैंने आपको बताया था इक्वल टू के ऊपर अगर लॉगरिथम का क्वेश्चन गिवन है तो आप बेस फंक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, जो भी आपका फंक्शन आ रहा है उसको लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा फंक्शन आ रहा है x इंटू एक्स माइनस का 2 वो लिखा जाएगा, इक्वल टू के बाद जो बेस में नंबर आ रहा है उसको लिखोगे और फिर ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन हो पावर में आ जाएगी। सिंप्लीफाई इसको अगर आप करवा दो तो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 2 की पावर 3 बराबर होता है किसके, 8 के, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0।
अब आप बारी बारी चेक कर लो एक्स की वैल्यू क्या है, आपको ऑप्शंस गिवन है। एक तरीका तो ये कि मिडिल टर्म ब्रेक करवा के सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका ये कि भाई एक दफा एक्स के अंदर 4 डाल के चेक कर लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। सही है, चेक कर लो भाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस का साइन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 इज 8, माइनस का 8 इक्वल टू 0। पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 16 माइनस का 16 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 4 के बराबर है। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, क्या मुश्किल बात है। अब देखो एक और क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर के अंदर पूछा गया था, सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक सीक्वेंस का क्वेश्चन आया हुआ था 2 6 12 20 15 28 30 17 किसके बराबर होगा। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना पर्टिकुलरली पेपर शेयर किया जिसमें बता रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकंड ईयर से ज्यादा थी, इसके अलावा इंटीग्रेशन सेकंड ईयर से थी, ट्रिगोनोमेट्री सेकंड ईयर की थी, लॉग की प्रॉपर्टीज लिमिट वाले क्वेश्चन थे, एनालिटिकल आईक्यू वाज रियली इजी ऑलमोस्ट सेम, तो एमसीक्यूज इन योर मैराथन, मॉडिफिकेशन थी थोड़ी सी, इंग्लिश प्रपोजिशन एंटोनियम से फ्यू पैराग्राफ इन क्वेश्चन, व्हाट नरेटर कन्वेइंग मैसेज इन द पैसेज, यानी कि भाई बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। बेसिक मैथ्स के अंदर डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस थे, अभी मैं आपको बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इसके अलावा 11 जुलाई का पेपर इसने मुझे अभी क्यों भेजा हुआ यार, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आ रहा है बेसिक मैथ्स का, अच्छा मैंने तभी इसको लिया था क्योंकि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन थे। देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 60 स्पीक फ्रेंच एंड द रिमेनिंग 25% ऑफ द, देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है। एक तो यहाँ पे बच्चे ने पेपर में कहा था डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का क्वेश्चन आया हुआ था। एक बच्चा मुझे क्या बता रहा है कि सर बेसिक मैथ्स के अंदर जो फास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 60% स्टूडेंट्स स्पीक फ्रेंच, यानी कि देखो टोटल आपको बताया हुए कितने बच्चे मौजूद है क्लास के अंदर, ये मौजूद है 120, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की तादाद मुझे दी हुई है कि 120 के बराबर है। और इन 120 का जो 60% है ना, इन 120 का जो 60% है वो फ्रेंच बोलता है। ये सारे क्वेश्चंस के लॉजिक मैंने आप लोगों को बताए हुए, तो बहुत ही बेहतरीन बात हो गई। 60% जो है ना टोटल का वो फ्रेंच बोलता है। इन द रिमेनिंग 25% ऑफ द स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, ओके। जाहिर सी बात है 40% आपका रिमेनिंग बचेगा फिलहाल, तो अगर 60% फ्रेंच बोलता है तो 40% आपका रिमेनिंग है, और उस रिमेनिंग का भी जो 25% है ना वो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकता है। सही है, तो अब जरा और से बात समझो। एग्जामिनर ने डिवीजन के दी हुई है, टोटल 120 बच्चे हैं, 120 का 60% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो पहले तो आप 120 का 60% निकाल लो। 120 का 60% क्या होगा, परसेंटेज रिमूव होगा, डिवीजन में 100 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 0 से 0 कट गया, तो 12 इंटू 6, हम सबको पता है 12 6 किसके बराबर होता है, जाहिर सी बात है 72 होगा। किसके बराबर आ जाएगा, 72 के बराबर। अब देखो आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के अंदर से भी 25% है दोनों बोल सकते हैं। तो पहले तो आप भाई देखो कि 72 स्टूडेंट्स यानी कि फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो अगर मैं 120 में से सबसे पहले 72 को माइनस करूं तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 48 के बराबर, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है रिमेनिंग। यानी कि 120 का 60% कितना बनता है, 72 बनता है, और यानी कि ये वो बच्चा है जो कि फ्रेंच बोल सकता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो रिमेनिंग है ना उसके अंदर से 25% बच्चा ऐसा है जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप 48 का 25% निकालोगे, क्योंकि रिमेनिंग के अंदर से भी 25% ऐसा है जो दोनों लैंग्वेजेस को बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो मैं 48 का जब 25% निकालूंगा तो 25% का मतलब है 25/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 5 2 is 10, 0 का 0, 5 5 is 25, 5 1 is 5 and 5 4 is 20, 4 1 is 4 and 4 2 is 8, यानी कि 12 बच्चे आते हैं ऐसे जो कि रिमेनिंग के अंदर से भी 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। हमें अगर सिर्फ इंग्लिश वालों की तादाद निकालनी है तो भाई रिमेनिंग बच्चे कितने थे, रिमेनिंग बच्चे थे मेरे पास 48, उसमें से अगर आप 12 को माइनस कर दो जो कि दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ वो तादाद आ जाएगी जो कि हमारे को, अगर आप 48 में से फाइनली 12 को माइनस करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 48 माइनस का 12 मेरे पास आ जाएगा 36 के बराबर। तो अगर तो मुझे सिर्फ उन बच्चों की तादाद निकालनी है जो इंग्लिश बोल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, 36 के बराबर होगी। और अगर वो तमाम बच्चे जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसमें 48 फिर काउंट होगा, क्योंकि भाई 12 बच्चे ऐसे जो कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने वाले सारे बच्चे चाहिए तो भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास टोटल 48 होंगे। बट अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले चाहिए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश को बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज को इंग्लिश को बोल सकते हैं, तो उस सूरत के अंदर फिर आप 12 को माइनस करो, क्योंकि 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों के अंदर कमांड हासिल करके बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये क्वेश्चन बेसिकली ये आया था कि अ मैन हैज अ इंक्रीमेंट ऑफ 6% इन अ सैलरी एंड आफ्टर इंक्रीमेंट द सैलरी बिकम 18,000, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। अब
अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक बंदे की सैलरी थी, उस सैलरी क्या उसके अंदर 6% का इंक्रीमेंट लगा, 6% का इजाफा हुआ, और इजाफा होने के बाद जो उसकी सैलरी बन गई वो 18,000 बन गई। तो ओरिजिनल सैलरी क्या थी? तो भाई बहुत सिंपल है, लेट्स सपोज ओरिजिनल सैलरी x के बराबर है, तो x के अंदर अगर 6% का इजाफा हो रहा है तो क्या बन जाएगा 1.6। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल 1.06 टाइम्स ऑफ दी x इक्वल टू के बाद 18,000 का 18,000। भाई ये कैसे निकाला? भाई परसेंटेजेस की लॉजिक क्या होती है? आप कंसीडर करोगे इनिशियल सैलरी 100 है, तो 100 का 6% क्या होगा? 6 के बराबर होगा। अब आप उसको अगर एडअप करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल हमारे पास 1.06 ऑफ x, और ये बराबर है किसके? जो कि न्यू सैलरी है 1.06 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सैलरी के, जो एग्जामिनर ने कहा 18,000 के बराबर है। इसको आप ऐड के सिंप्लीफाई करवा लो, क्या इशू है इसके अंदर? तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल 18,000 डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये आ जाएगी आपके पास 1.0 तकरीबन 16 के अराउंड का समथिंग लाइक दैट आंसर आ रहा होगा। आप उसको चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। कैसे चेक करोगे कि भाई डेसिमल को अगर आप सिंपल एक काम कर लो ना, आप डेसिमल को इग्नोर करो, डेसिमल को दूसरी साइड पे भेज दो, तो ये बन जाएगा 18,000, नीचे आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा 106, और अपोजिट साइड के ऊपर 2 जीरो का इजाफा हो जाएगा। सही है। अब मैं अगर 18,000 को या 180 ले लो आप फिलहाल के लिए ना, 180 ले लो, अगर मैं 180 को डिवाइड करवाना चाहता हूँ 106 पे, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 106, और ये फिर आगे क्या हो जाएगा 7, 10 में से 6 गए 4, 7 का 7 एज इट इज, 1 का 1। जाहिर सी बात है आगे का नंबर आ रहा है, चूंकि 18,000 के मैं काम करता हूँ तीनों जीरो, 2 और जीरो पे लिख ही देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, ऊपर वाला 1 जीरो नीचे आ गया। अब क्या होगा 106, 6 तो आप करोगे ना 106 6 टाइम्स के ऊपर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 106 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 6 36 का 6 3 कैरी 6 0 0, 3 का इजाफा 636 सही है। 7 करोगे तो 740 से बड़ा नंबर बन जाएगा, तभी हमने 6 पे किया तो 636 बन गया। तो भाई इसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है, 16 समथिंग आपका आंसर होगा, यानी कि 16,000 समथिंग आपका आंसर होगा, क्योंकि आगे तो फनकारी चलती जाएगी ना। आपको स्टार्टिंग के 2 यूनिट मिल गए, अपने ऑप्शंस देखो कि जहां पे भी 16 समथिंग आपका आंसर गिवन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आगे बच्चा बता रहा है कि सर ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, फ्लाई, डिस्टेंस, वॉक, राइट, ड्राइव करके एक क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा एक और बच्चा अपना क्या बता रहा है, ये वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अच्छा भाई, एक और बच्चा ने अपने पेपर्स को शेयर किया, सर इंटीग्रेशन पूछी हुई थी साइन इनवर्स की। तो भाई आर्क साइन एक्स का मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी थी बेसिकली किसकी? साइन इनवर्स एक्स की। और साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? बाय पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे 1 कंसीडर कर लो, और सिंपल तरीके से फिर आप क्या अप्लाई कर दोगे? 1 को यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते हो तो 1 को कंसीडर करने के बाद ये आपका बन जाएगा सिंपल तरीके से v, ये आपका बन जाएगा u। क्योंकि बेटा देखो हमेशा एक चीज जहन में रखिएगा, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास साइन इनवर्स का, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला आ जाए तो बाय पार्ट्स पे सॉल्व होता है, तो 1 कंसीडर करोगे, उसको मैंने ऑलरेडी 10 दफा बताया हुआ है। अच्छा, वैल्यू ऑफ साइन नेगेटिव का 5π/2। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 5π/2। पहले तो देखो 5π/2 कहते कैसे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 180/π से, तो पाई से पाई कट गया, ये बन जाएगा 2 9 0 is 18, 0 का 0। तो 90 को अब आप अगर 90 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें पता है कि 5 9 0 होता है 45, तो बन जाएगा मेरे पास 450 के बराबर। तो 450 चूंकि 360 से बड़ा एंगल आ रहा है और ये नेगेटिव में भी आ रहा है, तो 450 चूंकि 360 से बड़ा एंगल है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा सिंपल तरीके से, 450 में से 360 को माइनस करूंगा, क्योंकि आफ्टर 360 डिग्री वैल्यूज ऑलवेज रिपीट। तो 0 का 0 आ गया, 15 में से 6 निकालूंगा 9 बचेगा, और फाइनली आपके पास 90 आ गया। यानी कि क्वेश्चन आपको गिवन था साइन नेगेटिव का 90, तो भाई साइन 90 बराबर होता है 1 के, क्योंकि नेगेटिव के अंदर आ रहा है तो नेगेटिव का 1 मेरा आंसर होगा। इसमें क्या मुश्किल की बात है यार, क्या बताओ क्या मुश्किल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं टेंजेंट π/2 यानी कि 90 डिग्री प्लस का π/4। तो भाई टेंजेंट π/2 का मतलब क्या होता है? देखो रेफरेंस एंगल आपका वर्टिकल लाइन पे, व्हेनेवर द रेफरेंस एंगल इज ऑन द वर्टिकल लाइन यू ऑलवेज टेक द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टेंजेंट का अपोजिट फंक्शन होता है कॉट, तो कॉट का कॉट एरिडिस आ गया, π/4 का π/4। अब 90 प्लस π/2 का मतलब क्या है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हो। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा टेंजेंट हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का कॉट π/4, और कॉट π/4 किसके बराबर होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट π/4 दैट इज 1। तो टेंजेंट π/4 टेंजेंट 45 बराबर होता है 1 के, तो कॉट π/4 भी बराबर होगा 1 के, तो नेगेटिव का 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर xy इज इक्वल टू 2।
अब देखो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे तो e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, x इंटू वाई का डेरिवेटिव कैसे लोगे, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, x का x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एज इट इज रहने दोगे और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो वो अप्लाई कर दोगे, तो x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू के बाद जो 2 था उसका डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ a4 एंड a6 ऑफ ap आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन a5 किसके बराबर होगा। अच्छा बेटे आप देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है इफ a4 एंड a6 ऑफ एन ap आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन a5 इज डैश। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर a4 और a6 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं तो बताइए आपके पास a5 किसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या बनती है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि भाई एक टर्म अगर दूसरे का इनवर्स आ रही हो और एडिटिव इनवर्स हो तो आपके पास इक्वल टू किस तरफ क्या आएगा, आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 0 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई a4 और a6 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 का 0। a4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a4 के लिए मेरे पास फॉर्मूला ओपन होगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जरा अपने पेन को, तो ये आ जाएगा सिंपल a प्लस का 3d और a6 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस का 5d इक्वल टू के बाद 0 का 0, तो a और a ये बन गया 2a, 5 और 3 बन जाएगा हमारे पास 8d के बराबर। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा a प्लस का 4d इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने क्या कहा था किसकी वैल्यू निकालो, a5 की, तो बेटा और से सोचो a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a5 का फॉर्मूला होगा a प्लस का 4d, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो और से देखो a प्लस 4d की वैल्यू 0 के बराबर आई, इसका मतलब a प्लस 4d की जगह पे 0 डाल सकते हो, a प्लस 4d किसका फॉर्मूला होता है a5 का, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला बताना, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगे, देखो x एक्सिस का हाइपरबोला आ रहा है मुझे साफ तौर पे दिख रहा है क्योंकि x की टर्म पॉजिटिव आ रही है, y की टर्म नेगेटिव आ रही है, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16 के बराबर, b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9 के बराबर, सही है। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होगी, ये आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाई e के बराबर। अब आपको यहाँ पे e की वैल्यू भी चाहिए, e निकालने की सर हाशिम की शॉर्टकट क्या कहती है, e निकालने की सर हाशिम की शॉर्टकट कहती है e इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, e इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा 16 प्लस का 9 ऊपर आ गया 25 और नीचे 16 का 16 एज इट इज, तो रूट 25 बराबर होगा 5 के, रूट 16 बराबर होगा 4 के। अब आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर निकालनी है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस का a बराबर है किसके 4 के, क्योंकि a स्क्वायर बराबर है 16 के, तो a की वैल्यू 4 के बराबर है, e की वैल्यू आ जाएगी 5/4 के बराबर, नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकेट फॉर्म में जब लिखी जाएगी तो 16/5 मेरा आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे थे इक्वेशन और टू द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट अ पॉइंट विद द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3, द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, आसान तरीका मैं इसको सॉल्व करने का बताऊं, आसान तरीका ये कि देखो तुम्हें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, आगे एग्जामिनर ने बताया हुआ है इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट गिवन है ऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट कहते हैं y को, तो आपको यानी कि y की वैल्यू 3 के बराबर गिवन है, तो इस y की वैल्यू को वापस से इक्वेशन में डालो जहां जहां y गिवन है, तो आपके पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ x तो आपको x और y दोनों मिल गया। और एग्जामिनर ने आगे एक बड़े मजे की कंडीशन दी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो टेंजेंट लाइन है ना वो x एक्सिस के पैरेलल है। दुनिया में जो x एक्सिस की लाइन का स्लोप होता है और वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप भी क्या होता है 0 के बराबर होता है, यानी कि आपकी लाइन का स्लोप है 0 के बराबर। आपको ये पॉइंट ऑलरेडी मिल गया यहाँ से, सिंपल तरीके से यार उठा के आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट कर लोगे, क्या मुश्किल है इसके अंदर, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है बात। एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ m, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर इसमें कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ m and q गिवन दैट log, आगे कह रहा है log बेस में आ रहा है p प्लस का q इंटू m बराबर है 2k। तो अब जरा और से बात को समझिए, एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो मुझे पता है अगर मुझे p की फॉर्म में आंसर निकालना है तो बेस पावर या फंक्शन को कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई सिंपल तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है डेट इज m इक्वल टू के बाद जो बेस आ रही है डेट इज p प्लस का q होल पावर में क्या आ जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर।
अब देखो मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप पावर को कभी भी दूसरी तरफ भेज रहे हो तो पावर रेसिप्रोकल की फॉर्म में जाती है, तो ये आ जाएगी m की पावर में 1/2 इक्वल टू के बाद p प्लस क्यू का p प्लस क्यू। तो अगर मुझे p की फॉर्म में टर्म्स को कन्वर्ट करना है तो p को मैं इधर ही रहने देता हूँ, प्लस के q को वहां भेज देंगे। अच्छा, पावर में 1/2 का मतलब होता है बाय द वे अंडर रूट का होना, सही है ना। तो ये बन जाएगा अंडर रूट m माइनस का q, सिंपल सा आंसर आ गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 600 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज 10.75। ओके परफेक्ट। आगे कहता है कि भाई एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, 10.75, 600 बच्चों की क्लास है। एवरेज एज जो स्टूडेंट्स की आ रही है ना वो आ रही है 10.75 के बराबर। एडिंग 40 न्यू स्टूडेंट्स टू द क्लास, तो 640 बच्चे बन जाएंगे। द एवरेज इज लोअर टू द 10.4375, फाइंड एन एवरेज एज ऑफ द 40 न्यू स्टूडेंट्स। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि देखो एग्जामिनर आपसे दो बातें कर रहा है। सबसे पहले नंबर के ऊपर एग्जामिनर ने यहाँ पे आपसे क्या कहा कि भाई मेरे पास ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का आ रहा है और ये क्वेश्चन बिजनेस साइड पे भी आ सकता है, एडवांस मैथ्स के अंदर भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई ओरिजिनल कितने बच्चे थे, ओरिजिनल 600 बच्चे थे। ओरिजिनल कितने बच्चे थे, ओरिजिनल मेरे पास 600 बच्चे थे, यानी कि ओरिजिनल एज जो आपको गिवन है, ओरिजिनल जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपको पास स्टार्टिंग के अंदर कितने थे, ये थे 600 के बराबर। और जब 600 बच्चे थे ना तो आपके पास एवरेज क्या था, एवरेज था 600 के वक्त 10.75 का। किसका था, 10.75 का, 10.75 का आ रहा था। जब आपने 40 मजीद बच्चे ऐड कर दिए तो जाहिर सी बात है टोटल हो गया 640 का और आपका एवरेज आ गया। अच्छा, आप कंसीडर करो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक की, तो मेरा एवरेज आ गया फाइनली 10.43 के बराबर। तो हमें 40 बच्चे जो न्यू ऐड हुए उनका एवरेज निकालना है। तो यार एक काम क्यों नहीं करते, हमें पता है एवरेज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा ही है। तो अगर देखो मुझे लेट सपोज सम यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एवरेज से आके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं अगर अपनी टोटल एज निकाल लूँ पहले स्टूडेंट्स की, यानी कि टोटल सम निकाल लूँ 600 बच्चों के ऊपर पहले, तो मेरे पास टोटल सम 600 बच्चों के ऊपर कितना होगा। तो भाई मैं सिंपल 600 को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ 10.75 के साथ। 600 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10.75 के साथ तो कितना बन जाएगा बेटा, इन 2 जीरो के आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल आपका 2 डिजिट आगे चला जाएगा। देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, देखो ये चीजें आपके लिए आसान होनी चाहिए कि लेट सपोज मेरे पास 10.75 लिखा हुआ है, तो अगर आप डेसिमल को राइट साइड पे भेजोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेज टू द पावर नेगेटिव का 2, और ये नेगेटिव का 2 इन 2 जीरो से खत्म हो जाएगा। तो यानी कि मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना है 1075 से, तो डेट शुड बिकम 5 6 आर 30 का 0 और 3, 5 7 जार 35 और 3 का इजाफा तो 38 का 8 और 3 5 0 6 0 जार, अच्छा 6 7 जार है ना, 6 7 जार, आई एम सॉरी यार, 5 6 जार 30 का 0 और 3 7 6 जार 42 और 3 का इजाफा तो 45 का 5 और 4 6 0 0 और 4 का 4 और 6 1 जार 6, तो 6 4 5 0 के अराउंड मेरे पास सम आ जाएगा। अच्छा, और जब आपने 40 बच्चों को ऐड करा, जब आपने 40 बच्चों को ऐड अप किया तो उस वक्त आपके पास क्या एवरेज आ रहा है 10.43 का। तो यहां से इनका भी जरा टोटल सम निकाल लीजिए कि जब मैंने 40 बच्चों को इन 600 में ऐड अप किया था तो कितने बन गए 640, और उस वक्त मेरा एवरेज क्या हो गया 10.43। देखो क्या काम कर रहे हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है ना सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो यहां से आपके पास टोटल एजेस का सम आ जाएगा कि 640 बच्चों की एज का सम किसके बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, 640 का 640 और 43 को जो दूसरी तरफ भेजोगे ना, डेसिमल को आगे भेजोगे 10.43 बन जाएगा। इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं कि सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि 10.43 को इस केस में चूंकि डायरेक्टली 2 जीरो नहीं आ रहे ना, एक ही जीरो आ रहा है, तो ये बन जाएगा 104.3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई जैसे करवाना चाहता हूं ना तो मैं काम करता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक जीरो आ रहा है, ये एक जीरो डेसिमल को आगे भेज सकता है, तो 104.3 बन गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं किसके साथ, 64 के साथ, ताकि डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाए। तो 4 3 जार 12 का 2, 1 कैरी, 4 4 जार 16 और 1 का इजाफा 17 का 7 और 1 कैरी, 4 0 जार 0 और 1, तो ये बन गया 1, 4 1 जार 4, क्रॉस का क्रॉस, 6 3 जार 18 का 8 और 1। अच्छा बेटा, अब देखो फाइनली आगे क्या हो जाएगा, 6 3 जार 18 का 8 और 1, 6 4 जार 24 और 1, 6 4 जार 24 और 1, 25 का 5 और 2 कैरी, 6 0 जार 0 और 2 का 2 आ जाएगा, फिर 6 1 जार 6 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास 2 का 2, और इधर आगे क्या हो जाएगा 8 और 7, 15 का 5 और 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 2 6 और 1 7, और ये आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, आगे आ जाएगा सिंपल 6 का 6 एज इट इज।
तो यानी कि किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, किसके बराबर, इट विल कम 67752 के बराबर। ऐसा ही है भाई, 67752 के बराबर। अब देखो इसको फर्दर अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि देखो हमने जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई करवाए थे उनमें से एक नंबर के अंदर डेसिमल आ रहा है, तो आंसर के अंदर भी राइट हैंड साइड से एक नंबर पहले आप डेसिमल लगा दो, तो ये बन गया तकरीबन किसके बराबर, 67752 के बराबर। सही है ना। अब फाइनली हम तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के ऊपर मजीद जा सकते हैं कि हम इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास सम की वैल्यू आ गई, टोटल एजेस की वैल्यू आ गई जब 600 बच्चे थे, और मेरे पास जब 640 बच्चे थे उस वक्त भी एक टोटल एज की वैल्यू आ गई। अब मैं इन दोनों को आपस में अगर सेपरेट करवा दूं, तो अगर मैं 640 वाला जो सम आया है उसमें से 600 वाले सम को माइनस करवा दूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 40 बच्चों की एजेस का सम बचेगा। ऐसा ही है ना भाई। तो आप क्या करवाओ, इनको आपस में सेपरेट करवा दो। 6775.2 को मैं 6450 से सेपरेट करवा देता हूं, तो 0.2 का 0.2 तो ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, 5 में से 0 किया 5 ही आ गया। 7 में से अगर 5 निकालोगे तो 2 बचेगा हमारे पास, 7 में से 4 निकालोगे 3 बचेगा, 6 में से 6 गया, खत्म हो गया। यानी कि मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे आ रहे हैं उनकी एजेस का सम क्या हो गया, 325.2। अब हमें इन 40 बच्चों की क्या निकालनी थी, एवरेज एज निकालनी है। तो भाई एवरेज का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। एवरेज का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, एवरेज का फॉर्मूला आपके पास सम आ गया। अभी देखो ये जो सम है ना सिर्फ 40 बच्चों की एज का सम है, तो इसीलिए अब आप इस सम को ऊपर रखोगे 325.2 को, और नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास 40 का 40 है। अब इसको सॉल्व करवा लो यार, क्या मुश्किल बात है, बच्चों वाली चीज बन गई। तो भाई इसको सॉल्व करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, आप डायरेक्टली काम कर लो ना, आप डायरेक्टली 325 को डिवाइड करवा लो 40 के ऊपर, तो 4 3 4 4 1 4 2 3 12 4 4 16 4 5 20 4 8 32 होता है। सिमिलरली 48 भी क्या होगा, 320 होगा। 4 8 is 32, हाँ सही है। तो क्या बन गया, ये बन गया 320 का 320, 5 का 5 बच गया, यहाँ पे सिफर बच गया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, फिर 8.1 समथिंग के अराउंड का एवरेज आ रहा होगा। तो आपका जो एवरेज आ रहा होगा ना बेटा वो अराउंड 8.1 समथिंग आ रहा होगा। तो जो भी ऑप्शन इसके करीब तरीन होगा ना, 5.9 हो या 6 पॉइंट समथिंग हो, वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो सारी चीजें आपको कैलकुलेटर बगैर करनी है, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चा ये बता रहे हैं कि सर एक्सेप्ट दिस वन, यानी कि खाली इसके अलावा बाकी सारे के सारे इजी थे। सिनोनियम आया हुआ था रेस्क्यू का। अच्छा, बच्चे ने काफी सारे इंग्लिश में सिनोनियम बताया हुआ है। रेस्क्यू का रिक्यूज का सिनोनियम था, स्केस्टिक का सिनोनियम था, डिस्पेयर का था, लाउची, पांडर। अब ये क्या चीजें भाई, इनके सिनोनिम्स पढ़ लीजिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस टाइप वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास एक और बच्चे ने अपना दिया हुआ है, अरे माशाल्लाह, ये जिस बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया इस बच्चे का 81 एग्रीगेट आया है, यानी कि इसका ओरिजिनल स्कोर कितना अच्छा होगा माशाल्लाह से। बहुत सारी दुआएं इस बच्चे के लिए भाई, इस बच्चे ने आप लोगों के लिए अपना वो बताया था। अच्छा, और एक और बच्चे का पेपर आ रहा है। अब ये पेपर बेसिक मैथ्स का आ रहा है भाई। इस पेपर के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसके, बेसिक मैथ्स के। अब देखो ये 3-4 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आइए जरा इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाई किस खेत की मूली है, क्या आ रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है, अ ट्रेडर मेक्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, he offers a discount of 20% on the market price, what is the overall profit or loss percentage? वेरी नाइस क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार एक ट्रेडर है, एक शॉपकीपर है, उसने अपने गुड्स को क्या करा भैया, 40% अबव कर दिया कॉस्ट प्राइस से। ओके, अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कंसीडर करता हूं इनिशियली कि मेरी जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है ना, लेट सपोज वो बराबर है 100 रुपए के। अच्छा भाई, अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि उसने जो मार्क प्राइस अपनी रखी है ना, वो उसने क्या कर दिया, 40% इंक्रीज कर दी है। जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 40% इंक्रीज कर दी है। तो मैं कहता हूं कि भाई मार्क प्राइस मेरे पास क्या आ रही है, 100 प्लस का 40%, तो 100 का 40% क्या होगा, 40। तो यानी कि मार्क प्राइस मेरे पास अब आ रही है, न्यू प्राइस 140 आ रही है। लॉजिकली बात समझो, आप अक्सर शॉप्स में जाके देखते हो ना कि भाई 30% डिस्काउंट हुआ है, 40%। बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई चरिया बना रहे हैं क्यों। देखो लॉजिकली सोचो, मैं कंसिडर करता हूं कि मेरी ओरिजिनल प्राइस थी 100 रुपए, मैंने उस 100 रुपए के ऊपर पहले 40% इंक्रीज करा, तो 100 का 40% क्या बनेगा, 40 रुपए। तो अब मेरी न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 140। सही है ना। अब एग्जामिनर कह रहे हैं उसने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब ये 20% का डिस्काउंट तो ओरिजिनल प्राइस पे नहीं दे रहा, वो दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर। यानी कि उसने पहले 40% प्राइस इंक्रीज करी थी, उसका अब 20% डिस्काउंट में दे रहा है। जो आवाम को अक्सर बेवकूफ बनाया जाता है डिफरेंट मॉल्स के अंदर, वो यही काम होता है। तो भाई अब अगर मुझे अपनी क्या निकालनी है, इसका 20% क्या है, डिस्काउंट है। तो 140 का 20% क्या बनेगा,
तो भाई अगर मैं 140 का 20% निकालूं तो 20 डिवाइडेड बाय 100, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 14 2 ज़ार 28, यानी कि 28 रुपीज उसने कम करे हैं। तो भैया जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? 140 में से अगर मैं 28 को माइनस करता हूं तो समथिंग अराउंड क्या बनेगा? 30 में से दो कम ज्यादा होंगे ना, हाँ सही है, 112 बचेगा। क्या बन गया? 112। तो एग्जामिनर कह रहे हैं इसका ओवरऑल परसेंटेज या लॉस क्या थी? तो भाई प्रॉफिट पहले तो आप निकाल लो, प्रॉफिट किसके बराबर है? इसका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट पहले चलो चेक कर लो, प्रॉफिट इसका किसके बराबर होगा? इसकी कॉस्ट आपके पास, इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास इसकी जो अब सेलिंग प्राइस आ रही है वो आ रही है 112 रुपए, और इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी, ओरिजिनल कॉस्ट पे 100 रुपए थी, यानी कि इसने 12 रुपए का अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय, आप किसी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो? जो भी आपके पास पर्टिकुलरली प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास सिंपल तरीके से आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 12% के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। अ शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल फॉर ₹1000 ईच, he sell at a gain of 20% and the other at a loss of 10%। यानी कि एक शॉपकीपर है भाई, उसने दो आर्टिकल, दो बोनेंजा के सूट खरीद लिए 1000 रुपए के। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि पहले वाले को जब उसने बेचा तो उसने 20% का उसपे मार्जिन कमाया, गेन कमाया, पैसा कमाया, और दूसरे वाले पे 10% का लॉस कमाया। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? इट्स अ इंटरेस्टिंग वन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस है दो आर्टिकल्स की और 1000 रुपए ईच है, यानी कि भाई एक आर्टिकल कैरी कर रहा है 1000 रुपए। तो अगर मेरे पास मैं टोटल कॉस्ट प्राइस चेक करना चाहूंगी, टोटल आपको परसेंटेज निकाली है तो आप टोटल कॉस्ट प्राइस चेक करोगे, टोटल कॉस्ट आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 2000 के बराबर, क्योंकि दो आर्टिकल्स हैं, दो बोनेंजा के सूट हैं, एक सूट 1000 रुपए का, तो दो सूट की प्राइस क्या हो जाएगी? 2000। अच्छा, पहले वाले सूट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस फॉर द फर्स्ट आर्टिकल, पहले वाले सूट की सेलिंग प्राइस क्या होगी? क्योंकि उसके ऊपर आपको गेन हुआ था, उसके ऊपर आपको गेन हुआ है 20% का, तो 1000 का 20% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 के बराबर, सही है ना भाई? 120 तो किसके बराबर होगा? तकरीबन आपके पास 1200 होगा ना, 1000 का 20% 200 रुपए होगा, सॉरी हाँ। तो यानी कि अगर मैं देखना चाहूं कि सेलिंग प्राइस पहली वाली की क्या है, क्योंकि उस पर गेन हुआ है 20% का, तो 1000 का 20% आपके पास आ जाएगा 200 के बराबर। 20% ऑफ 1000 आप चेक करना चाहो वैसे चेक भी कर सकते हो भाई। 1000 का 20% क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 2 0 कट गए, 20 इंटू 10 200 के बराबर। तो ये हो जाएगा सिंपल किसके बराबर? 1200 के बराबर। और सेलिंग प्राइस जो दूसरे वाले आइटम की है वो कितनी है? सेलिंग प्राइस दूसरे वाले आइटम की क्या है? उस पर 10% का लॉस हुआ है, तो 1000 का 10% क्या होगा? 100 रुपए। आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे भाई? 1000 का अगर मैं चेक करना चाहता हूं 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 10 इंटू 10 जीरो के बराबर। तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपल तरीके से 100 रुपए उसका होगा लॉस। अब ये लॉस हुआ है, अब देखो ऊपर वाले में गेन हुआ था, इसमें लॉस हुआ है, तो जब लॉस हुआ है तो आप 1000 में से माइनस कर पाओगे, 1000 में से आप क्या कर पाओगे? माइनस कर पाओगे बेटा। तो किसके बराबर आ गई? न्यू सेलिंग प्राइस 900 रुपए के बराबर। अब फाइनली अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस चेक करूं तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? टोटल सेलिंग प्राइस होगी 1200 प्लस 900, ये आ जाएगी 2100 के बराबर। किसके बराबर होगी? 2100 के बराबर। अब मुझे देखना है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस 2000 थी, सेलिंग प्राइस 2100 है, अभी भी प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का। तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपए का। कैसे कि आपकी जो इनिशियल आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 2100 है टोटल, और कॉस्ट प्राइस थी 2000, तो ये आ जाएगा 100 रुपए का प्रॉफिट। और इसकी परसेंटेज में अगर मुझे बताना है तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको ऊपर रखोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, इस 0 से 0 कट गया, 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है, तो 5% का मेरे पास क्या आ रहा है? 5% का मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कहता है a person sell an item at a loss of 25%. If he had sold for ₹240 more, he would have made a profit of 5%. Find the cost price. अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन मेरे दिल के बड़ा करीब है। इसमें एग्जामिनर कहते हैं कि भाई एक बंदा था, उसने अपने सामान को 25% के लॉस पे बेचा। 25% के लॉस में बेचा, यानी कि लेट्स सपोज अगर सामान 100% का था तो उसका 25% लॉस में गया, यानी कि सामान की कॉस्ट अब है जो सेल उसने किया है 75% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस पे की है। बात समझ में आ रही है? लॉस में आप माइनस करते हो। तो भाई मैं क्या कह सकता हूं, उसने क्या करा, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 75% ऑफ द ओरिजिनल चीज, जो भी ओरिजिनल चीज थी ना, 75% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 0.75 ऑफ द एक्स के बराबर होगी। एग्जामिनर अब कंडीशन क्या दे रहा है? अगर वो 240 रुपए ज्यादा पे बेचता, अगर वो 240 रुपए ज्यादा पे बेचता, ही वुड हैव मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%।
यानी कि अगर वो 240 रुपए ज्यादा का बेचता तो उसको 240 रुपए का 5% का प्रॉफिट होता। तो एक फॉर्मूला मैं इसके लिए भी डिजाइन कर लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस अगर मेरी 5% का प्रॉफिट हो तो 5% के प्रॉफिट के मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है कि अगर ओरिजिनल प्राइस 100% थी उसमें 5 का इजाफा हो रहा है, तो यानी कि ओरिजिनल ये बन जाएगा 105 ऑफ द एक्स, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं 105% ऑफ द एक्स, आसान भाषा में 105 टाइम्स ऑफ द एक्स के बराबर मेरी 5% प्रॉफिट की सेलिंग प्राइस होगी। खैर, यानी कि भाई मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन ये बनती है कि जो अभी उसकी सेलिंग प्राइस है और जिस सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको 5% का प्रॉफिट मिल रहा है उसके दरमियान में कितने का डिफरेंस है? 240 का। क्योंकि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई जिस प्राइस के ऊपर इस बंदे ने अभी अपना सौदा किया है, अगर ये 240 रुपए ज्यादा पे बेचता तो इसको 5% का क्या मिल जाता? प्रॉफिट मिल जाता। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि 1.05 टाइम्स ऑफ एक्स में से अगर मैं 0.75 टाइम्स ऑफ एक्स को माइनस करूंगा तो यह आएगा 240 के बराबर। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये अब देखो ये थ्योरेटिकल डेटा है। कैसे? देखो मैंने अगर 5% प्रॉफिट पे अपने सामान को बेचता हूं तो भाई अभी जितने पे मैंने अपना सामान बेचा है मुझे 240 का घपला नहीं होता। ये 240 रुपए ज्यादा पे अगर मैं सामान बेचा तो 5% का प्रॉफिट मिलता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी चूंकि 25% लॉस के साथ बेचा है, दैट इज 75% ऑफ द ओरिजिनल कीमत, तो उसमें 240 का अगर मैं और एडअप कर दूं तो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी 5% प्रॉफिट की। तो ये आपकी स्टेटमेंट एक फॉर्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा? 1.105 में से अगर 75 निकालोगे तो 30 बचेगा ना बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 0.30 ऑफ x इक्वल टू के बाद 240 का 240। अब इसको अगर आप रिमूव करते हो तो बेटा क्या बन जाएगा? 240 का 240 0.30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं डेसिमल को रिमूव करता हूं तो अपोजिट साइड के ऊपर क्या आ जाएगा? डेसिमल को 2 डिजिट अगर आगे भेज रहा हूं अपोजिट साइड पे 100 आ गया। 3 1 3 होता है और 3 8 24 और 0 का 0, 80 इंटू 10 800 के बराबर। यानी कि इसका मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 800 रुपए के बराबर है। उसने आपसे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ही पूछी भी है। बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? 800 के बराबर। नेक्स्ट बच्चे ने अपनी कुछ सीक्वेंस और सीरीज को भेजा हुआ है, तो बेसिक चीज है भाई, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैराथन से आया हुआ है, ये भी बहुत दफा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमारे पास आज के पेपर्स आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एक और पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे इनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट शिफ्ट के आज के क्वेश्चंस है नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर अ सेट। तो याद रखिएगा किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 की पावर में n स्क्वायर का। इसके अलावा कोसाइन और कोप्लेनर वेक्टर के क्वेश्चन आए हुए थे, अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन थे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम द मैराथन्स। ओके, y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर में आयोटा x, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। वेरी नाइस हो गया। तो भाई सिंपल कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपके पास सिंपल यहाँ पे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करो, x का x एज इट इज आएगा। e की पावर आयोटा x का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर में आयोटा x आ रहा है, आयोटा इज अ कांस्टेंट टर्म, तो पहले आ जाएगा x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाओगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिशन रहने दोगे, जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। e की पावर आयोटा x को पूरा कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंजेंट नेगेटिव 1000 वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। इलिप्स आपको गिवन है और आपसे कहा हुआ है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस के ऊपर तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। बेसिक चीज है यार, क्या मसले की बात है। एक इलिप्स है और ये इलिप्स आपके पास आ रहा है y एक्सिस का, तो एग्जामिनर कह रहा है ये y एक्सिस के ऊपर कहीं पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताइए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो भाई अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है ना भाई? y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसको उठा के प्लॉट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट पे कर रहा है। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का क्वेश्चन था, तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट मैंने आपको बताई भी है, सिंपल रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो भाई हाइपरबोला की सॉरी इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट होती है, पीछे प्लस का साइन आता है। तो खैर यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर आ रहा है, जो बड़ी वाली वैल्यू आपका a स्क्वायर है, छोटी वैल्यू आपका b स्क्वायर है, सही है ना? सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर वाज इन डेसिमल, तो डेसिमल में निकाल लो यार, इसमें क्या मुश्किल है। ऊपर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 माइनस का 25 और नीचे आ जाएगा सिंपल a स्क्वायर डेट इज 36। तो 36 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो 36 माइनस का 25 क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा रूट 11 और नीचे 36 का रूट होता है 6 के बराबर। अब मेरी एक शॉर्टकट समझिएगा, कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर डेसिमल में निकालनी है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो इस रूट से पहले कोई परफेक्ट रूट क्या होगा? रूट 11 की वैल्यू डेसिमल में कैसे निकालोगे? मेरे बैच वालों मैंने शॉर्टकट बताया था। इससे पहले का परफेक्ट रूट क्या होगा? परफेक्ट रूट होता है अंडर रूट 9। रूट 11 से पहले का परफेक्ट रूट कौन सा है? रूट 9। रूट 9 की वैल्यू होती है 3 के बराबर। डेसिमल का सिंबल लगाओ। 9 से 11 का डिफरेंस क्या है? 11 से 9 के दरमियान कितना डिफरेंस होगा?
2 का डिफरेंस होगा, तो ये आ गया 3.2, ऊपर आ गया 3.2, नीचे आ गया 6 का 6। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, डेसिमल को 8 डिजिट आगे भेजूंगा, तो ये बन गया आपके पास ऊपर 32, ये बन गया ऊपर 32, और नीचे मेरे रेज टू द पावर नेगेटिव का 1, और नीचे 6 का 6 आ गया। अब चाहो तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 2 3 are 6 and 2 8 are 32, 2 1 are 2 and 2 6 are 12, 16/3 बन रहा है। 16 को मैंने अंदर रखा, 3 को बाहर रखा, 3 5 are 15, तो ये आ जाएगा सिंपल मेरे पास एक का एक डेसिमल का लगाया 0, 5.3 बन रहा है। तो 5.3 बन रहा है क्योंकि आपके पास आगे रेज टू द पावर नेगेटिव 1 भी था ना, तो एक डेसिमल आगे भेज दो, 0.53 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरी बेसिक मैथ्स होती है बेटा, माइंड मैपिंग होती है, ये सिंपल सी इसकी लॉजिक है। हमारे पास क्या आ रही है, लॉजिक आ रही है, सही है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कम रेडियस वाला कोई आ रहा था, सर्कम रेडियस इन रेडियस वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 वाला फॉर्मूला पूछा हुआ है। सेम फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर तो सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में 2x आ रहा है, तो बाहर का रेसिप्रोकल भी क्या होना चाहिए, 1/2x का। तो अभी यहाँ पे देखो 2 मौजूद नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे तो आंसर ई स्क्वायर के बराबर फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, आपको एक फंक्शन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, क्या होगा, डबल डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर पूछा हुआ था, तो x की पावर -2 बन जाएगा। फिर जब आप इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, तो पावर में एक इजाफा ऊपर होगा, उसको एक बार नीचे भी लिखोगे, प्लस c के साथ सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, साइन 75 वाला रिपीट कर रहा है, टेंजेंट इनवर्स x की इंटीग्रेशन रिपीट कर रही है, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x पूछा हुआ था, रेंज ऑफ साइन x पूछा हुआ था। इसके अलावा बेसिक आपके पास मैराथन से ये फिगर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, हाइट ऑफ अ बॉय इज 4.6 एंड द शेडो इज 4.4 एंड द शेडो ऑफ द बिल्डिंग इज 6.6 है या पता नहीं 5.6 है, कुछ लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन डे नंबर 1 या डे नंबर 2 की वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर या सिमिलर ट्राइंगल प्रॉब्लम्स के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी होती है ऑफ हाइट और शेडो की हमेशा आपस में बराबर होती है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो हाइट ऑफ बॉय है, जो भी हाइट ऑफ बॉय है डिवाइडेड बाय जो भी शेडो ऑफ बॉय है, ये बराबर होगा किसके, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय शेडो ऑफ बिल्डिंग के। तो आप वैल्यूज को यहाँ पे डाल के जो भी चीज कैलकुलेट करनी है निकाल सकते हो। जैसे कि हाइट ऑफ बॉय अगर मुझे गिवन है 4.6 और शेडो ऑफ बॉय गिवन है मुझे 4.4, हाइट ऑफ बिल्डिंग, अच्छा मुझे शेडो ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, पता नहीं 6.6 है 5.6 है, जो भी लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 5.6 लिखा हुआ है, सही है ना, और ऊपर हाइट ऑफ बिल्डिंग यहां से निकाल लोगे, सिंप्लीफिकेशन करवा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स, सही है ना। एक बैग ए आ रहा है, बैग ए के अंदर आपके पास रेड बॉल्स आ रही हैं 3 और ग्रीन बॉल्स आ रही हैं 7, सही है। और जो बैग बी है इसके अंदर रेड बॉल्स हैं 4 और ग्रीन बॉल्स हैं 6। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, द प्रोबेबिलिटी इज दैट द ड्रॉन बॉल्स आर रेड, यानी कि दोनों बैग्स में से एक एक बॉल निकाली गई है। तो भाई सिंपल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो रेड बैग ए में टोटल कितनी बॉल्स हैं, 7 और 3 10, तो बैग ए में भी 10 बॉल्स हैं और बैग बी के अंदर भी 10 बॉल्स हैं। तो अगर दोनों बैगों से रेड रेड बॉल निकालनी है तो भैया ये बन जाएगा 3/10, क्योंकि रेड बॉल यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 4/10, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉल 4 आ रही हैं। सिंप्लीफाई हो गया, बेसिक है यार। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा था, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई रेडियस आप बताइए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस बाय 50%। भाई अगर सर्कल का रेडियस जो है 50% इंक्रीज हुआ है तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। अब ये बेसिक चीज है यार, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 50 आपके पास होता है सिंपल तरीके से पाई आर स्क्वायर। तो लेट सपोज इनिशियली मेरा रेडियस बराबर है सिंपल आर के, सिंपल आर की बराबर है, तो उस वक्त मेरा एरिया क्या है, उस वक्त मेरा एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब अगर मेरा जो न्यू रेडियस है वो 50% इंक्रीज कर गया है, तो यानी कि 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 1.5 टाइम्स ऑफ द आर है। अगर इनिशियली ये आर था, अब ये 1.5 टाइम्स ऑफ आर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोगों को यार लास्ट क्लास के अंदर भी, तो 1.5 आर का स्क्वायर हो जाएगा अभी ये। इस केस में बन जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 1.5 होता है 3/2 के बराबर, 9/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.5 का स्क्वायर, तो 2.25 के बराबर होगा। नहीं तो आप ऐसे करके चेक भी कर लो, हाँ सही है ना। 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 15 × 15 225 के बराबर, तो ये जाहिर सी बात है बन जाएगा 2.25 × पाई आर स्क्वायर। तो भाई देखो अगर अब आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, जो भी आपकी इंक्रीज एरिया की वैल्यू आई है ना, इट इज 2.25 × पाई आर स्क्वायर।
माइनस करवाइए इसके अंदर से आप अपनी ओरिजिनल एरिया की वैल्यू को, पाई आर स्क्वायर, और नीचे आपके पास ओरिजिनल एरिया जो पाई आर स्क्वायर था मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2.25 माइनस का 1 ये आ जाएगा 1.25 के बराबर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 जब करवाओगे तो 125 के बराबर आ जाएगा। यानी कि अब आपके पास न्यू एरिया क्या आ रहा होगा, 125 के बराबर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन log 5 वाला जो बेटा आ रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव रिपीटेड है, सही है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा था साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लीजिए इक्वल टू किस तरफ साइन एक्स, कोई मसला थोड़ी है यार, डेरिवेटिव निकाल लोगे इसका तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो निकाल के सिंप्लीफाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सर्कल कहते हैं। अच्छा, मीनिंग ऑफ लिबर्टी पूछा हुआ था। अगेन ये नेगेटिव रूट 3 वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको उठा के जहां जहां तुम्हारे फंक्शन में आ रहा है उठा के डाल दो। मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटिस रेक्टम। अब देखो आपको एक हाइपरबोला गिवन है और आपको लेटिस रेक्टम की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, दैट इज 2b² डिवाइडेड बाय a। अब चेक कर लीजिएगा जो भी उसका फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल सा हाइपरबोला का क्वेश्चन आ रहा है भाई, यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है y² डिवाइडेड बाय 9 माइनस का x² डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब a² की वैल्यू आ रही है 9 के बराबर, b² की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। इक्वेशन ऑफ आपको इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम तो नहीं होगा, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की वैल्यू आ रही है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। b² माइनस का 4ac इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टर्म्ड एज द डिटरमिनेंट, हम उसको वो कहते हैं ना, सही है, कैलकुलेट कर लेंगे हम उसको। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के दरमियान है तो फंक्शन क्या कर रहा होगा भाई, 0 के ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, π/4 के ऊपर √3/2 होती है, फिर आगे 1/√3 होती है, सो 1/2 के बाद √3/2 होती है, सही है ना, और 90 डिग्री के ऊपर फाइनली 1 हो जाती है। तो 0 से 90 के ऊपर कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीज कर रहा होता है फंक्शन। व्हाट प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्या चीज आ रही है, उसका क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था रिगार्डिंग दी मॉड। इसके अलावा एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर दो टर्म्स के दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन आ जाए तो आपने करना क्या है, पहली वाली टर्म को रूट में लिखना है, प्लस का साइन, दूसरी वाली टर्म को रूट के अंदर लिखना है, फिर डिवीजन में रूट में लिखना है। ये डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई ए स्टेरिक 4 का आंसर क्या होगा, ये मेरी पहली टर्म है इसको ए कहोगे, दूसरी टर्म है इसको बी कहोगे। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दो टर्म्स के दरमियान में स्टेरिक आ जाए ना तो हमेशा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे। तो मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे 1 आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरी जगह पे 4 आ गया, और नीचे डिवीजन के अंदर रूट ए बी, तो यानी कि 1 इंटू 4 4 के बराबर। तो √1 1 होता है, √4 2 होता है, नीचे √4 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक पॉपुलेशन मेरी क्या कर रही है, एक पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही है 66, इफ अ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट 6201, ओके, हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, हमारी पॉपुलेशन आ रही है ये 6621 है, मैं क्वेश्चन चेक भी कर लेता हूं, या 4620 आ रही है। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे लग रहा है ये बच्चे ने लिखा हुआ है 6621, बट मेरे पास जो एक और बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था उसके अंदर पॉपुलेशन का नंबर गिवन था 4620 का, सही है, लेट्स सपोज कोई भी आ जाए यार, और ये इंक्रीज कर रही है 3% के रेट के ऊपर, सही है ना, 3% के रेट पे इंक्रीज कर रही है, तो आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, डे 1 डे 2 में करवाया था। आप सिंपल क्या करोगे, फ्यूचर पॉपुलेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ का या फ्यूचर पॉपुलेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की लॉजिक, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का r%, यानी कि 1 प्लस का r डिवाइडेड बाय 100 और पावर के अंदर टाइम पीरियड का टाइम पीरियड, तो सिंप्लीफाई करवाओगे आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। आपको थीटा की वैल्यू 0 के बराबर गिवन है तो फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू अनदर वेक्टर, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। आर की वैल्यू 17 सेंटीमीटर गिवन है तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड आपको गिवन है, तो आपको दूसरे लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड निकालनी है अगर ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ रहा है, कल की क्लास में करवाया था। ये सेम क्वेश्चन आ रहा है कि सर्कल के अंदर आपके पास दो कॉर्ड्स गिवन है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है, आपको निकालनी है, एक लेंथ की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, वो निकालनी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म का क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स का शॉर्टकट क्या होता है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा अगर तो बाइनोमियल थ्योरम गिवन है ना, तो क्वेश्चन अभी क्लेरिफाई नहीं है, बट इफ इट इज अ बाइनोमियल टर्म, तो बाइनोमियल टर्म के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ टर्म्स दुनिया के अंदर बराबर होंगी हमेशा पावर +1 के, तो 11 प्लस का 1 यानी कि 12 टर्म्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म का, तो कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, पांचवी टर्म का कोफिशिएंट बताना है। पांचवी टर्म का मतलब है T5 की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू आपको वैसी मिल गई 4 के बराबर होगी। अगर कोफिशिएंट आपको फिफ्थ टर्म का निकालना है तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, आपको n यहाँ पे गिवन है 10 के बराबर, फर्स्ट टर्म गिवन है x², सेकंड टर्म गिवन है मुझे 3/2x, तो आपको सिंपल तरीके से R क्या है 4 के बराबर, क्योंकि पांचवी टर्म अगर निकालनी है तो R क्या होगा, रिक्वायर्ड टर्म -1,
तो ये हमारे पास फाइनली 13 जुलाई और 14 जुलाई के पेपर्स आ रहे थे, जो मैंने सारे के सारे आपको सॉल्व करवाए। आपने लेक्चर खुद भी लेना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो ये हमारे पास ओवरऑल फास्ट यूनिवर्सिटी के 13 जुलाई 14 जुलाई के पेपर आ रहे थे, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा। काफी सारे हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन को देखा। खुद भी लेक्चर लेना है, तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।